Hello everyone, I Dr. Vijay Srivastav welcome you on my YouTube channel MESCHEM 30 Exploring Mystery of Chemistry. स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे दो एटॉमिक मॉडल्स, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक मॉडल्स। थोड़ा सी रेफरेंस बता दें कि जब थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल आया तो उस समय केवल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी और ये पता चला था कि एटम में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी और साथ में ये कि इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है और ये जो पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वो जो होते हैं कंपैरेटिवली ज़्यादा हैवियर मास वाले होते हैं। तो देखते हैं दोनों एटॉमिक मॉडल्स को वन बाय वन। नंबर 1 में थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ये मॉडल 1898 में सर जे थॉमसन ने दिया था। और इस मॉडल को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे प्लम पडिंग या रेजिन पडिंग या वाटरमेलन। मॉडल तो ये आपको बताया कि ये डिफरेंट नेम से इनको जाना जाता है। अब इस मॉडल को अगर रिप्रेजेंट करें थॉमसन्स मॉडल को, तो ये जो पोर्शंस हम बना रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें ये डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं कि इसमें मास एंड पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल का। और इस मॉडल की जो
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम वन बाय वन आपको बता रहे हैं। थॉमसन ने जो बताया कि उनके अनुसार एटम एक 10⁻⁻10 मीटर लगभग रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर है। मतलब कह सकते हैं इस तरह से 10⁻⁻10 मीटर रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर है। सेकेंड पॉइंट जो बताया कि इसमें टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन वाटरमेलन में उपस्थित सीड्स के समान डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स का या इलेक्ट्रॉन का कह सकते हैं यह डिस्ट्रीब्यूशन एक मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने मेंशन किया है थॉमसन एटॉमिक मॉडल के लिए। आप इस मॉडल को जैसा फिर से समझ लीजिए कि थॉमसन के अनुसार एटम एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स वाटरमेलन या प्लम पडिंग या रेजिन पडिंग के प्लम्स या सीड्स के समान डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब स्कैटर्ड होते हैं, या कह सकते हैं उसमें एम्बेडेड होते हैं, धंसे होते हैं। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरह का होता है कि ये इससे एक बहुत अस्थाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट प्राप्त होता है। तो ये हमने बताया कि इस मॉडल की सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। सॉलिड स्फीयर ऑफ अबाउट 10⁻⁻10 मीटर रेडियस हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मास एंड पॉजिटिव चार्ज विद ए मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बताया हमने आपको
प्लम पडिंग या रेजिन पडिंग मॉडल के बारे में। अब इस मॉडल से कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती हैं, तो हम आपको बताएं कि यह मॉडल दो फिनोमेनन को एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले थर्मायनिक इमिशन या तापायनिक उत्सर्जन, और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। तो इन दो फिनोमेनन को ये मॉडल एक्सप्लेन करता है। हम मेंशन कर देना चाहेंगे कि क्या क्या इससे एक्सप्लेन हो रहा है। बाकी पॉइंट्स आप देख चुके हैं, मॉडल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या विशेषता है इस मॉडल की। तो मॉडल की जो कह सकते हैं मेरिट्स क्या है। मेरिट्स में नंबर 1, यह थर्मायनिक इमिशन यानी तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन की व्याख्या करता है। व्याख्या करता है यानी एक्सप्लेन करता है। और सेकंड, यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करता है। इस मॉडल के डीमेरिट्स क्या क्या हैं? यह मॉडल जो बाद के इन्वेस्टिगेशंस हुए, जिनमें सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो रदरफोर्ड ने अपने कोवर्कर्स के द्वारा कराया था, और उससे बहुत से वैल्यूएबल या इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे। तो उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी उन एक्सपेरिमेंट्स का एक्सप्लेनेशन इस मॉडल के अनुसार नहीं हो पाता। तो कह सकते हैं कि यह मॉडल अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और अन्य इंफॉर्मेशंस के अनुरूप नहीं है। ये बताया, ये डीमेरिट्स हैं इस मॉडल की। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल क्या है, इसकी मेरिट्स क्या रही हैं और इनमें डीमेरिट्स क्या है। तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियस के डिस्कवरी से रिलेटेड है और एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस देता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट रहा, और ये मॉडल इस एक्सपेरिमेंट को या उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशंस रहे
उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इसलिए इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया, यानी रिजेक्ट कर दिया गया। अगला मॉडल हम देखते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो सेकेंड मॉडल की हम बात कर रहे हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ये मॉडल 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। और इसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम सोलर मॉडल भी है। तो ये नेम्स असाइन किए गए रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को। और बेसिस क्या है इस मॉडल की? बेसिस का मतलब आधार। बेसिस है इसका अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यानी अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये बेसिस है इस मॉडल की। ये एक्सपेरिमेंट किया किसने? तो जो वर्कर्स रहे इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले, वो रहे हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन। जिस मेटल फाइल पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया उसको बताएं। मेटल फाइल जो इसमें यूज़ की गई वो गोल्ड मेटल फाइल रही, जिसकी थिकनेस लगभग 100 nm या 1000 एटम की थिकनेस, या कहीं कहीं एक्सपेरिमेंट्स में मेंशन करते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम ये थिकनेस रही जो गोल्ड मेटल फाइल ली गई उसकी। और इस एक्सपेरिमेंट में एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई गई चारों तरफ, और जो
अल्फ़ा रेज डिफ्लेक्ट हुए, उनके फ्लैशेस को ऑब्ज़र्व किया गया और ऑब्ज़र्व करने के बाद तब जा कर के जो भी ऑब्जर्वेशंस मिले वो ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड के नॉलेज में आए और रदरफोर्ड ने उसकी बेसिस पर ये मॉडल दिया। तो हुआ क्या कि इस एक्सपेरिमेंट में जो अल्फ़ा पार्टिकल्स रहे उनमें मोर देन 90% अल्फ़ा पार्टिकल्स विदाउट डिफ्लेक्शन सीधे निकल गए। यानी उनमें पाथवे में कोई चेंज नहीं हुआ। बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल्स रहे जिनका डेविएशन या डिफ्लेक्शन लेस देन 90 डिग्री रहा, उनसे भी कम रहे जिनका डिफ्लेक्शन ग्रेटर देन 90 रहा, और लगभग 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा रहा जिसका डिफ्लेक्शन लगभग 180 डिग्री रहा, यानी कह सकते हैं वो बाउंस्ड बैक हो गया। तो आपको पता है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स का, हैवी पार्टिकल्स का जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो इंडिकेट करता है कि एटम के भीतर भी कोई पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है, और मेजॉरिटी में पार्टिकल्स विदाउट डिफ्लेक्शन निकल जाते हैं। इसका मतलब कि जो एटम का मेजर पोर्शन है वो बिल्कुल एम्प्टी है। तो एटम स्फेरिकल और उसका मेजर पोर्शन एम्प्टी, इसका मतलब मेटल एक हॉलो स्फीयर है, खोखला गोला है, और केवल एक पार्टिकल 20,000 में से बाउंस बैक होता है 180 डिग्री के एंगल पर। इसका मतलब कि एटम में टोटल मास और जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो एक हाईली कॉम्पैक्ट डेंस्ड पोर्शन में, जो कि स्फेरिकल है, वो सेंट्रलाइज्ड है, और उस सेंट्रल हाईली कॉम्पैक्ट डेंस्ड पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन को, जिसमें कि एटम का लगभग टोटल मास प्रेजेंट था या प्रेजेंट होता है, उस पोर्शन को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस नाम दिया। तो जो रदरफोर्ड का जो कंक्लूज़न रहा, अगर कंक्लूज़न की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की उपस्थिति के बारे में रदरफोर्ड ने बताया और कोरिलेट किया इसको डिफ्लेक्शन से। जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए उनको अगर n से रिप्रेजेंट करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, और जो एंगल है डिफ्लेक्शन का थीटा, उसमें जो कोरिलेशन दिया उन्होंने वो ये कोरिलेशन था। और इस कोरिलेशन के आधार पर उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो रिपल्सन होता है अल्फ़ा पार्टिकल्स में और इस पोर्शन में, वो ये इंडिकेट करता है कि कूलॉम्स लॉ एटॉमिक डिस्टेंसेस के लिए भी एप्लीकेबल है या वहाँ भी कार्य करता है। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था डिफ्लेक्शन के एंगल थीटा ये, और पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड में वो इस तरह का आया। तो ये लगभग ग्राफ मिला जो कि रिप्रेजेंट किया गया, जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए उसमें और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन में, इस तरह का ग्राफ मिला। अब इस आधार पर, यानी जो कुछ भी मिला इसके आधार पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया।
जिसे हम न्यूक्लियर मॉडल के नाम से जानते हैं। तो इस न्यूक्लियर मॉडल की जो विशेषताएं रहीं या जो सैलिएंट फीचर्स रहे उनके बारे में अब देखें। तो हमने आपको पहले बताया कि बेसिस क्या रही, वर्कर्स कौन रहे, जो मेटल फाइल रहे, जो कंक्लूज़न रहा, वो बताया कि क्या मिला। मॉडल के सैलिएंट फीचर्स बताने के पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस इसमें हम और देना चाहेंगे। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि रदरफोर्ड ने हैवी मेटल फाइल ही क्यों यूज़ किया। तो आपको बताएं कि पहली बात कि जो हैवी मेटल है जैसे गोल्ड है, इसकी बहुत थिन फाइल जो होती वो बनाई जा सकती है, फाइन शीट्स में इसका कन्वर्जन किया जा सकता है। जो लाइटर मेटल्स होते हैं उनमें ये पॉसिबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो पॉजिटिव चार्ज होगा और जो न्यूक्लियस की साइज होगी वो दोनों ही बहुत कम होंगे। यानी जो लाइटर एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर कम है जैसे एल्युमिनियम, तो उसमें एक तो न्यूक्लियस की साइज छोटी होगी काफ़ी गोल्ड के कंपैरिजन में। दूसरे, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी बहुत कम होगा। इसलिए जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया जाएगा या अगर किया जाता तो उस कंडीशन में हमको इस तरह के क्लियर ऑब्जर्वेशंस नहीं मिलते। यानी ऐसा पॉसिबल था कि जो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो विदाउट डिफ्लेक्शन निकल जाते और हमको न्यूक्लियस की प्रेजेंस के बारे में पता नहीं चल पाता। यानी कि एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्लियरली पता नहीं चल पाता कि एक्चुअली एटम में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है या पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। तो ये प्रॉब्लम आती जब हम किसी लाइट मेटल के मेटल फाइल से एक्सपेरिमेंट करते, यानी उस समय ये एक्सपेरिमेंट किया गया होता। तो अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल जो दिया गया उसकी, कि रदरफोर्ड मॉडल की विशेषताएं या सैलिएंट फीचर्स या मुख्य बातें क्या रही। तो रदरफोर्ड मॉडल जो प्लैनेटरी मॉडल कहलाया या न्यूक्लियर मॉडल कहलाया, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे पहली बात कि जो डाल्टन का कंसेप्ट था कि एटम एक सॉलिड स्फीयर है वो पूरी तरह से हट गया। ये कंसेप्ट पूरी तरह से समाप्त हो गया और ये क्लियर हो गया कि एटम एक सॉलिड स्फीयर नहीं है बल्कि एक हॉलो स्फीयर है। दूसरी बात, चार्ज और मास का जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बताया था जे टॉमसन ने, वो बात भी गलत साबित हुई और रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया कि टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता बल्कि एटम के सेंटर में एक हाईली डेंस कॉम्पैक्ट स्फेरिकल पोर्शन में कंसंट्रेटेड होता है और इसी पोर्शन का नाम रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस रखा। तो अब हम बताते हैं कि मॉडल की विशेषताएं क्या हैं। सैलिएंट फीचर्स या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। या हिंदी में हम कह सकते हैं इसकी विशेषताएं। तो
सबसे पहली बात कि एटम एक स्फेरिकल एक्सट्रीमली माइन्यूट का मतलब अति सूक्ष्म, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी वैद्युत उदासीन, पार्टिकल है जिसका अधिकांश भाग हालो यानी खोखला होता है। तो ये पहली बात रही कि एटम एक स्फेरिकल एक्सट्रीमली माइन्यूट हॉलो स्फीयर है और यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका कुल धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज तथा लगभग संपूर्ण द्रव्यमान यानी कह सकते हैं ऑलमोस्ट टोटल मास एक अत्यंत सघन यानी कह सकते हैं कि हाईली डेंस्ड केंद्रीय गोलाकार भाग में स्थित है यानी स्फेरिकल पोर्शन में स्थित है। इसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस यानी नाभिक। रेडियस आपको बताएं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो रदरफोर्ड ने बताया ये लगभग 10⁻⁻15 मीटर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो बताई कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर जो एम्प्टी स्पेस है, खाली स्थान है, उसमें सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स यानी कहते हैं इनको वृत्ताकार कक्षाएं में चक्कर लगाते हैं। नंबर 4, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिक के द्वारा लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल उसके घूमने से उत्पन्न अपकेंद्र बल द्वारा संतुलित हो जाता है। अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द्वारा संतुलित हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या सैलिएंट फीचर्स रहे रदरफोर्ड मॉडल के। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बताया आपको कि एटम एक एक्सट्रीमली माइन्यूट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है जिसका शेप स्फेरिकल होता है और इसका मेजर पोर्शन जो होता है वो हॉलो होता है। टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज सेंटर में एक हाईली कॉम्पैक्ट स्फेरिकल पोर्शन में कंसंट्रेटेड होता है, उसको न्यूक्लियस नाम दिया। रेडियस बताया कि रेडियस जो होती है वो 10⁻10 मीटर और एटम की रेडियस ऑफ एटम ये लगभग 10⁻10 मीटर। तो बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और जब रिवॉल्व करते हैं तो उस समय उन पर सेंटर की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि एक्चुअल फोर्स से काम करता है और उसी लाइन ऑफ एक्शन पर अपोजिट डायरेक्शन में यानी बाहर की ओर इक्वल मैग्नीट्यूड का एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ड्रॉप नहीं होता है। तो इस तरह से जो एटम की स्टेबिलिटी है उसको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया। तो ये जो मॉडल है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे सन के सराउंडिंग में प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं और उनमें भी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस प्लैनेट्स को बैलेंस किए रहते हैं। तो इसीलिए इस मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल या
सोलर मॉडल भी कहा गया। अब मॉडल से न्यूक्लियस का कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ, सर्कुलर ऑर्बिट्स का कंसेप्ट आया, इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करने का कंसेप्ट आया, और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन हुई। लेकिन इस मॉडल पर कुछ सीरियस ऑब्जेक्शंस लगे, यानी इस मॉडल की भी कुछ कमियां रहीं, डीमेरिट्स रहीं, जिनके कारण आगे चल कर के बोर मॉडल आया, जिसने रदरफोर्ड मॉडल की जो शॉर्टकमिंग्स या ड्रॉबैक्स या सेटबैक्स रहीं या जो डीमेरिट्स रहीं उनको दूर किया। तो पहले हम देखेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल की शॉर्टकमिंग्स क्या हैं या कमियां क्या हैं। तो एक वैज्ञानिक हुए क्लार्क मैक्सवेल, और क्लार्क मैक्सवेल ने प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दिया, विद्युत गतिकी का सिद्धांत। और उस सिद्धांत में उन्होंने जो बातें बताई उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, और उसमें ये बात बताई कि कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल मोशन की स्टेट में यानी मूविंग कंडीशन में अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करता है, उससे एनर्जी निकलती है। तो इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, मूविंग कंडीशन में हमेशा रहता है, इसलिए नेचुरली इसमें से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कंटिन्यूअस एमिशन होगा, रेडिएशन निकलेगा, और जो रेडिएशन निकलेगा उसकी एनर्जी उसके मोशन से ही मिलेगी, और मोशन से एनर्जी मिलेगी तो नेचुरली जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो धीरे धीरे इफेक्टिव होता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन फाइनली 10⁻⁻8 सेकेंड में न्यूक्लियस में ड्रॉप हो जाएगा। यानी सबसे पहली बात, यानी सबसे पहला ऑब्जेक्शन लगा स्टेबिलिटी से रिलेटेड। तो बताते हैं आपसे डीमेरिट्स या शॉर्टकमिंग्स। of Rutherford model। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। तो सबसे पहली कमी रही कि यह मॉडल एटम की स्टेबिलिटी यानी अस्थायित्व को एक्सप्लेन नहीं करता। तो ऑब्जेक्शन किसने किया? ऑब्जेक्शन बाय J.C. मैक्सवेल, और जो सिद्धांत रहा वो रहा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स।
वैद्युत गतिकी का सिद्धांत। जिसमें उन्होंने बताया कि एक मूविंग चार्ज पार्टिकल हमेशा एनर्जी रेडिएट करता है। एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूफ करके भी दिखाया। तो इस बेसिस पर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, हमेशा मोशन की स्टेट पे रहता है, इसलिए ये अपने अंदर से लगातार एनर्जी इमिट करेगा, जिससे उसकी ऑर्बिट जो होगी वो स्पाइरल हो जाएगी, सर्कुलर नहीं होगी, स्पाइरल हो जाएगी और फाइनली यह न्यूक्लियस में ड्रॉप हो जाएगा। और ड्यूरेशन बताया कि लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड, इसी ड्यूरेशन में यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ड्रॉप हो जाएगा। तो ऐसा एटम स्टेबल नहीं होगा। दूसरा जो ऑब्जेक्शन रहा वो ये कि यह मॉडल हाइड्रोजन एटम के इमिशन स्पेक्ट्रम यानी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो आपको बताएं कि उस समय तक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज़ और बामन सीरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो लाइमन और बामन सीरीज़ में जो लाइंस रही रेडिएशन की, उनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल डेफिनेट थी। यानी ये ऑब्जर्वेशन 1892 और 1898 में पाया गया कि जो ये सीरीज़ है लाइमन और बामर, इन दोनों के जो लाइंस होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, उनकी एक डेफिनिट फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन इस मॉडल के अनुसार चूँकि कंटिन्यूअस इमिशन हो रहा है एनर्जी का, इसलिए जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, जबकि एक्चुअल स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये दो ऑब्जेक्शंस बताए। और थर्ड ऑब्जेक्शन, यह मॉडल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की कोई आइडिया नहीं देता है। यानी इससे ये पता नहीं चलता कि न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो इस तरह से हमने आपको बताया रदरफोर्ड मॉडल के बारे में और इस मॉडल की इम्पोर्टेंस के बारे में और इसकी शॉर्टकमिंग्स या ड्रॉबैक्स के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे हम आपसे इस चैप्टर के अन्य सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स ज़रूर मेंशन कीजिए और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट के माध्यम से लिख करके पूछ सकते हैं या हमारी email ID
विजय 30 श्रीवास्तव @gmail.com पर भी पूछ सकते हैं। तो वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।